सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस रिवीजन ऑफ एनजीओज। एनजीओ की रिवीजन में सर सबसे पहले समझना एनजीओ का काम क्या होता है। मैंने कहा एनजीओ का काम है लोगों का भला करना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कई सारे अच्छे एनजीओज हैं, जैसे प्रथम प्रथम क्या करता है सर, एजुकेशन के लिए काम करता है। क्राई क्या काम करता है, ऑर्फन्स के लिए काम करता है। गूंज ये क्या करता है, डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करता है। तो मैंने कहा एज अ ऑडिटर आपके इसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं कंसिडर करके चलने हैं। तो सारे बच्चे चलो मेरे साथ, मजा आएगा, ठीक है सर। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। सर इसका सोर्स ऑफ फंड्स किस फॉर्म में आता है, तो मैंने कहा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और ग्रांट्स। ये जनरली किस नेचर में होते हैं, नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यानी दीज आर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो हम इसको रेवेन्यू रिसीट नहीं बोलते, कैपिटल रिसीट बोलते हैं। एंड दे आर जनरली शोन एज लाइबिलिटीज। बट अगर आपके एएस 12 के हिसाब से जाए तो कैपिटल रिजर्व आता है, बट ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लाइबिलिटीज ही मानोगे, ठीक है सर। अब सर ये जो भी डोनेशन और ग्रांट्स मिले हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस कंट्रीब्यूशन और रिवॉल्विंग फंड। अगर मैं कॉर्पस कंट्रीब्यूशन की बात करूं, कॉर्पस कंट्रीब्यूशन यानी इट इज फॉर द कैपिटल। अब क्योंकि कैपिटल पर्पस के लिए इनकम नहीं है तो इसको इनकम मत मानना फॉर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट ट्रीटेड एज इनकम इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। डील डन डन सर। अब सर एक बात बता दो, रिवॉल्विंग फंड क्या होता है। तो मैंने कहा रिवॉल्विंग फंड समझना, जब डोनर ने आपको पैसा दिया तो आपने इसको थोड़ा पैसा कैपिटल में डाला, या डोनर ने बोला रिवॉल्विंग फंड का पार्ट बनाओ। अब रिवॉल्विंग फंड का नाम, जैसा नाम वैसा काम। मतलब इसमें से पहले तो मैंने लोन दिया किसी अदर एनजीओ को, फिर अदर एनजीओ ने मुझे लोन वापस किया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। यस सर। अब वापस मैंने रिवॉल्विंग फंड से क्या दिया, लोन दिया किसी एनजीओ को, उस एनजीओ ने मुझे वापस लोन दिया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ये साइकिल चलती जाएगी, यानी ये पैसा रिवॉल्व होता जाएगा, इससे सब एनजीओस का भला होता जाएगा। और सर जो ये इंटरेस्ट मिला है ना, दिस इंटरेस्ट कैन आइदर बी एडेड टू द फंड या आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। तो आई होप पहले दोनों पॉइंट्स क्लियर है। हाँ सर, डोनेशंस वाला पॉइंट क्लियर है। जो भी डोनेशंस और ग्रांट्स हैं दीज आर इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम कैपिटल रिसीट मानेंगे, शोन एज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। अब जो भी डोनेशन मिली इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन और रिवॉल्विंग फंड। गॉट इट सर। रिवॉल्विंग फंड अगर कॉर्पस कंट्रीब्यूशन है तो हम इसको इनकम ट्रीट नहीं करते, ये बात क्लियर है। रिवॉल्विंग फंड का मतलब हमको क्लियर है। 3 पॉइंट्स तो हो गए। चौथे पॉइंट पे आओ। मैंने कहा कई बार जो डोनेशंस होती हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती, कई बार स्पेसिफिक एसेट के लिए होती है। मान लो आपका जो पर्पस था एजुकेशन था, तो एजुकेशन में तो आप बिल्डिंग के लिए भी खर्चा कर सकते हो, टीचर्स पे भी खर्चा कर सकते हो, बुक्स पे भी खर्चा कर सकते हो। बट हो सकता है ये पर्पस के लिए ना दे, स्पेसिफिक एसेट के लिए दे दे, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए दे दे, जैसे बिल्डिंग। तो देखो क्या एनजीओ ने उस बिल्डिंग को परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया। और कई बार हो सकता है आपको पैसा ना दे, सीधा एसेट दे दे, सीधा आर्टिकल दे दे, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इन काइंड। तो contribution in kind can be in the form of assets like land and building, vehicles, etc. and articles like food, books, clothes. तो ये सब आपके sources of funds बन सकते हैं। तो अगर आप अपनी किताब पे आओ, सारे के सारे बच्चे आओ, लेट्स डू रिवीजन के अंदर रिवीजन। तो मैंने कहा रिवीजन के अंदर रिवीजन के लिए आप आ जाओ एनजीओज वाले टॉपिक पे। आ गए सर, आ गए। तो आ जाओ फटाफट सोर्सेज के सारे पॉइंट्स एक बार यहां से रिवाइज करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने बोला डोनेशंस एंड ग्रांट्स कैन बी इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, दैट मींस दीज आर कैपिटल रिसीट्स शोन एज लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। अब दीज कैन आइदर बी कॉर्पस दैट इज फॉर द कैपिटल और कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, कॉर्पस का मतलब है कैपिटल के लिए। अब क्योंकि कैपिटल के लिए तो इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपने मेरे से पूछा कि जो भी कॉर्पस के लिए पैसा आ रहा है ये कहां जाएगा, तो मैंने कहा ये जा सकता है रिवॉल्विंग फंड में। ये कहां जा सकता है, रिवॉल्विंग फंड में। तो रिवॉल्विंग फंड का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। हम फंड्स को रोटेट करेंगे, रोटेट द अमाउंट बाय गिविंग टेम्पररी लोन्स टू अदर एनजीओ, और फिर उनसे पैसा रिकवर करके अगेन किसी को लोन देना। जो भी इंटरेस्ट आप रिकवर करते हो या तो फंड में एड बैक कर दो या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ सर। इसके अलावा डोनेशंस किस फॉर्म में आ सकती है, फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, या तो एसेट को परचेज करो, कंस्ट्रक्ट करो, या किसी और तरह से एक्वायर करो। कई बार इन काइंड आ सकती है फॉर द एसेट्स एंड आर्टिकल्स। इजी पीजी, इजी पीजी सर। इसके बाद हम गए नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने कहा इधर देखो सर, क्या जो आपके पास ऊपर पैसा आ रहा था, कुछ पैसा कैपिटल में जा रहा था, कुछ पैसा इनकम में जा रहा था। हाँ सर। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनजीओ, तो ये आपके 5 सोर्सेज की यहां पे बात करता है। सारे बच्चे आओ, मैं एक बार पांचों के पांचों पॉइंट्स रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले तो जो पैसा बैठे बैठे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं, ग्रांट्स आई हैं फॉर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स, इनको आप यहां पे कंसिडर करो। तो
तो सर इसके लिए क्या करें, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आई यानी डोनेशंस, इसके लिए आपने डोनर एग्रीमेंट देख लिया। जो भी ग्रांट्स आई है इसके लिए क्या देखा, ग्रांट लेटर देख लिया। अब अगर ये पैसा बाहर से आया है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ये पैसा कैसे आ गया था, बैठे बैठे। कई बार आपको मेहनत करनी पड़ती है, यानी फंड रेजिंग प्रोग्राम। इसके लिए आप कोई कॉन्सर्ट करा सकते हो, शोज करा सकते हो। यहां पे आप देखोगे इनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। इंटरनल कंट्रोल में देखो कौन बंदा है जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, फिर उस पैसे की काउंटिंग हो रही है और उसके बाद उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है सर। फिर आती है दो तरह की फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस। क्योंकि आप मेंबर हो तो आप इनके इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। तो मेंबरशिप रजिस्टर से चेक कर लेना, और इसकी क्लासिफिकेशन होती है एंट्रेंस फीस, एनुअल फीस। कोई कहता है मुझे एनुअल फीस नहीं देनी बार बार, तो आप लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ले लो। अब बीइंग अ मेंबर, अगर आपको एडिशनल फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कोई न्यूज लेटर है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगेन इसका भी रजिस्टर है, जैसे मेंबर का रजिस्टर था, इसका भी रजिस्टर है। इसमें भी आप इनकी रिसीट चेक कर लो और देखो सब्सक्रिप्शन के रेट से मैच कर रही है या नहीं। फिर आता है सर आखिरी में इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो अगर इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आप देख सकते हो। तो मेनली आपने 5 सोर्सेज ऑफ इनकम ध्यान रखने हैं सर। क्या, बैठे बैठे जो पैसा आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ग्रांट्स। फिर आपने फंड रेजिंग प्रोग्राम किया, 2 तरह की फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, और इंटरेस्ट और डिविडेंड। क्या इनकम फ्रॉम एनजीओ सबको क्लियर है? हाँ सर। तो अगर आप अपनी किताब पे आओ सर, लास्ट में आपके यहां पे इनकम फ्रॉम एनजीओ दे रखा है, एमटीपी अप्रैल 23 का क्वेश्चन है। प्लीज इसको हल्के में मत लेना। यही के यही 5 के 5 पॉइंट्स आपको यहां पे कवर होके मिल जाएंगे। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब सारे बच्चे आओ मेरे साथ। नाउ एवरीवन कम विद मी। अब सर शुभम सर कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं? मैंने कहा अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखो, एक क्वेश्चन है जिसको लेके आंसर्स स्टडी मटेरियल में दे नहीं रखे, जिसको लेके आंसर स्टडी मटेरियल में दे नहीं रखे, बट इन्होंने यहां पे आरटीपी जैन 25 में क्वेश्चन पूछा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आरटीपी जैन 25 में क्वेश्चन पूछा और स्टडी मटेरियल के ना बैक क्वेश्चन में ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन को आरटीपी जैन 25 में भी पूछा और स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चन में भी पूछा। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, इसका एक्सेस आपको मैं क्वेश्चन बैंक की एडिशनल फाइल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किस नाम से? क्वेश्चन बैंक एडिशनल फाइल। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके फाइल सेक्शन में सर्च करोगे मिल जाएगा। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ही हैं जो क्वेश्चन बैंक में नहीं है और अलग से आरटीपी एमटीपी वाले हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से एक्सेस करोगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। अब ये कहता है कि एक एनजीओ है जो कोलकाता में है। ठीक है सर, इसने कई सारी डोनेशंस कलेक्ट करी फॉर द फ्लड विक्टिम्स ऑफ बिहार। ये जो पैसा इसने कलेक्ट किया, ये इसने आगे बाकी एनजीओस को दे दिया जो बिहार में थे। ये कहां था? कोलकाता में था। इसने बिहार वाले एनजीओस को दे दिया ताकि वो फ्लड विक्टिम्स को रिलीफ दे सके। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही हैं। एक तो इसने पैसा रिसीव किया, दूसरा इसने बाकी एनजीओस को दिया। तो आप बताओ इसका ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो मैंने कहा सबसे पहले इसकी रिसीट ऑफ डोनेशंस चेक करेंगे, फिर उसके बाद इसकी रेमिटेंस चेक करेंगे। तो मैंने कहा रिसीट के लिए आपने एकदम बढ़िया फ्लो में चलना है। सारे बच्चे मेरे साथ फ्लो रिवाइज करो। अगर मैं रिसीट की बात करूं तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बंदा पैसा कलेक्ट करेगा, एक बंदा बुक्स की कस्टडी रखेगा और एक बंदा पैसे की कस्टडी रखेगा। ठीक है सर। बुक्स की कस्टडी से निकला अगला पॉइंट, यानी कस्टडी ऑफ रिसीट बुक्स। तो जब भी आपको कोई पैसा देता है आप उसको क्या देते हो? रिसीट देते हो। तो इशू ऑफ रिसीट बुक्स, जो अनयूज्ड बुक्स हैं उनको रिटर्न कर दो, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स। अब सर जब पैसा रिसीव किया तो 2 फॉर्म में रिसीव कर सकते हो, कैश से और बैंक से। तो मैंने कहा पहले बैंक की बात करते हैं। तो जो भी आपके चेक्स रिसीव हुए हैं उसको लेके आपने डिटेल्स रिसीट बुक में डालनी है। तो जो रिसीट बुक होती है उसमें ना डुप्लीकेट रिसीट होती है। एक रिसीट डोनर के पास जाती है, एक रिसीट आपके पास रहती है। तो जो डुप्लीकेट रिसीट है उसमें आप चेक की डिटेल्स डाल दो। ठीक है सर। क्योंकि बैंक की बात हो रही है तो बैंक रिकंसिलिएशन भी साथ साथ बना लेना। बैंक रिकंसिलिएशन में क्या चेक करना है कि जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या जितनी भी कैश डिपॉजिट हुई वो रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। ठीक है सर। अगर कैश रिसीट्स आई हैं तो इनको भी एक्सटेंसिवली चेक करो। तो एकदम फ्लो में चलना रिसीट्स ऑफ डोनेशंस को लेके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कस्टडी ऑफ रिसीट बुक्स। रिसीट्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक्स। कैश में कैश रिसीट्स देख ली, चेक्स में बस देखा चेक्स की डिटेल रिसीट बुक्स में डाल दी, और बैंक रिकंसिलिएशन। डन 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 सर। सर इस टॉपिक और इस टॉपिक में फर्क क्या है? मैंने कहा बहुत फर्क है। ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इनकम है, और इसमें जो ये डोनेशन वाला पार्ट था ना, इसका ऑडिट कैसे करना है ये मैंने आपको यहां पे सिखाया है।
ओ, अब सर जो इसने बाकी एनजीओस को रेमिटेंस करी उसको हम कैसे चेक करें? मैंने कहा सबसे पहले देखो ये एनजीओ सेलेक्ट कैसे करते हैं। जिस एनजीओ को सेलेक्ट किया उसकी आइडेंटिटी चेक करो ये जेन्युइन है कि नहीं। इसके लिए आप उसका एड्रेस देख सकते हो, एटीजी की रजिस्ट्रेशन देख सकते हो। एटीजी पढ़ा था ना, डोनेशंस को लेकर डिडक्शन मिलती है। यस पीपल, यस सर, तो ये देखना है। फिर उसके बाद आपने देखना किस तरह से पैसा ट्रांसफर हुआ, जनरली अकाउंट पे ही चेक से होता है, ठीक है। जब आपने पैसा ट्रांसफर किया सामने वाले से कंफर्मेशन ले लो और उसकी यूटिलाइजेशन देख लो, क्या एक्चुअल में इन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए यूटिलाइज किया या नहीं। तो 5 पॉइंट्स ये और 5 पॉइंट्स ये इजीली आप इस फ्लो में कवर कर सकते हो। डील डन, डन सर। इसके बाद शुभम सर अगले टॉपिक पे लेके गए, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। यहां तो सारी जगह क्या हो रहा था, फंड्स आ रहे थे। अब हमने बात करी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो अगेन फ्लो में चलना। सबसे पहले क्या होगा, एनजीओ को एस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए जगह चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सब खर्चा होगा। फिर क्या होंगे, मैंने कहा रोज के खर्चे, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, रेंट, सैलरीज। फिर उसको मेंटेन करने के खर्चे, सिक्योरिटी, क्लीनिंग खर्चे। फिर प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, मान लो इनको कोई स्कूल खोलना है तो उसका खर्चा, हेल्थ फैसिलिटीज खोलनी है तो उसका खर्चा, और उसके अलावा उनके पास कोई पैसा बच के और ये किसी और एनजीओ को देना चाहते हैं तो चैरिटी और डोनेशन। तो ये सारे 4-5 पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या होता है, मैंने कहा रोज के खर्चे जिसको बोलते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, मेंटेनेंस का खर्चा, मेंटेनेंस के बाद क्या आया था सर, उसके बाद था डोनेशंस वगैरह का खर्चा और प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर। डील डन, डन सर। फिर आते हैं ऑडिट प्रोविजंस को लेके। तो मैंने कहा ये डिपेंड करेगा कि एनजीओ किस एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर आपका एनजीओ बाकी एक्ट्स में रजिस्टर्ड है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा ऑडिटर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। बट अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करेंगे। गॉट इट। अब ध्यान रखना, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, अगर आपके पास फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं तो यहां पे लिखा है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको आप बोलते हो एफसीआरए 210 नहीं 2010, ये कहता है जो भी ऑडिट रिपोर्ट है ये आपको देनी पड़ेगी एमएचए को। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कितने दिनों में, 60 डेज में, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, अगर का क्या मतलब होता है, तभी होता है, तो आपको 30th ऑफ मे तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है सर। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एनजीओ वाला थिंग। लास्ट के 2 पॉइंट्स रह गए। सबसे पहले प्लानिंग द ऑडिट। अगर मैं प्लानिंग द ऑडिट की बात करूं तो एक बार सारे पॉइंट्स मेरे साथ फटाफट रीड कर लो, सो दैट प्लानिंग बिकम्स इजी। कहां गया प्लानिंग द ऑडिट, ये रहा सर। तो मैंने कहा प्लानिंग के अंदर आपने कई सारी बातें देखनी है सर। क्या, सबसे पहले तो आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज किसकी, एनजीओ का क्या काम है, क्या मिशन है, क्या विजन है, ये सब बेसिक्स ये समझ लेना। फिर उसके बाद जो एनजीओ है इसका आपने समझना है इस पे कौन से स्टैच्यूज एप्लीकेबल है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। सर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, किस पे डिपेंड करेगा, लीगल फॉर्म में। अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, सोसाइटी है तो सोसाइटी एक्ट, प्लस आप इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स रेगुलेशन देख सकते हो। जब आपने इसका लीगल नॉलेज ले ली, इसके बाद आपने क्या देखना है, एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझो कि कौन इसमें डिसीजंस लेता है। फिर उसके बाद डिसीजंस के लिए आप और क्या देख सकते हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकते हो ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी और बाकी कमिटीज फॉर देयर डिसीजंस, कि जो डिसीजंस हैं उनका क्या इंपैक्ट है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करो, इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करो, और जब आप आखिरी में अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो तो उसके फॉर्मेट वगैरह के लिए आप प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हो। कुछ बेसिक पॉइंट्स और ध्यान रखना, मटीरियलिटी निकालनी है, अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट करना है उसकी टाइमिंग देख लो, ठीक है सर। क्या एक्सपर्ट की नीड है वो भी आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, एकदम फ्लो में चलना। सबसे पहले हम क्या लेंगे प्लानिंग द ऑडिट में, लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज से निकले 3 पॉइंट। पहले नॉलेज ऑफ द स्टैच्यूज यानी लॉज एप्लीकेबल, ये किस पे डिपेंड करेगा, लीगल फॉर्म पे। लीगल फॉर्म, एमओए, एओए, ये सब देख लिया। नॉलेज किसकी, कि एनजीओ काम क्या करता है, वर्क, मिशन, विजन। फिर आप एनजीओ का काम देखो, यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अब सर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या होगा, मैंने कहा कौन डिसीजन ले रहा है, इसके लिए क्या देखें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो जो भी मिनट्स हैं ऑफ द बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी देखो, उनके जो डिसीजंस हैं उनका क्या इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करो, इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स को स्टडी करो, और लास्ट में आएगा रिपोर्ट। इजी इजी सर। रिपोर्टिंग के लिए मैंने क्या किया, रिव्यू द प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट। तो प्लानिंग द ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो इसका क्वेश्चन नवंबर 23 में आ रखा है। एक बार अगर मैं दिखाऊं, कहाँ गया सर, कहाँ गया बदमाश, नवंबर 23 का क्वेश्चन ये रहा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनजीओ हम नॉलेज वगैरह लेते हैं ऑफ द मिशन विजन। इसके अलावा बाकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो मैंने कहा यही पॉइंट्स आपने यहाँ पे कवर करने हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स कवर करने की जरूरत नहीं है, इन 5-6 पॉइंट्स को भी अगर आप याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा।
डील डन डन सर। तो यहां वैसे एनजीओ पूरा कंप्लीट हो ही गया। इसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक दे रखा है ऑडिट प्रोग्राम। सर ये ऑडिट प्रोग्राम है या मिक्स वेजिटेबल? मैंने कहा ये मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है, ठीक है। इस मिक्स वेजिटेबल की सब्जी में इन्होंने एसेट्स की बात भी कर दी, लाइबिलिटीज की बात भी कर दी, इनकम की बात भी कर दी, एक्सपेंडिचर की बात कर दी। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना, बट रीड सारे पॉइंट्स करने हैं। सर सारे पॉइंट्स रीड क्यों करने हैं? क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं, हेडिंग हेडिंग लिख के दे देते हैं और बोलते हैं इसके अंदर का मैटर लिखो, तो वो आपको एकदम अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो एक बार फटाफट इनको साथ में रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्पस फंड की बात करूं तो मतलब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन और ग्रांट्स इन्होंने रिसीव करे हैं उसको किससे चेक करें? विद द लेटर ऑफ द डोनर्स, ठीक है सर। उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट इनकम इन्होंने कमाई है उसको आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और फिजिकल इन्वेस्टमेंट से चेक कर सकते हो। कैपिटल के नीचे क्या होता है? रिजर्व्स। तो जो पैसा इनके पास आया फ्रॉम द डोनर्स, अब अगर कुछ पैसा ऐसा आया है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो रिजर्व्स का पार्ट बन सकता है। तो डोनर्स के जो लेटर्स हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन से, एनजीओस के, वो सब आप देख लो, ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है ईयर मार्क्ड फंड्स। ईयर मार्क्ड फंड्स यानी जो पैसा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, तो इसके लिए अगेन आपको डोनर का लेटर वगैरह देखना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह देखना पड़ेगा एनजीओ का, कि भाई किस तरह से ये ईयर मार्क्ड फंड्स को डील कर रहे हैं। इसी तरह सर एक और कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट बैलेंसेस। अगर एनजीओ ने कुछ पैसा किसी प्रोजेक्ट के लिए अलग से रख रखा है, तो अगेन आपने उस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा डिसबर्स हो रहा है उसको चेक करना है क्या वो डोनर के एग्रीमेंट के हिसाब से आपने निकाला या नहीं। कहीं ना कहीं मैं बोलूं ईयर मार्क्ड फंड्स और प्रोजेक्ट बैलेंसेस सिमिलर ही हैं। फिर सर एक और लाइबिलिटी आ जाती है लोन। तो जो भी लोन से उनके लोन एग्रीमेंट्स देख लो। अब आते हैं एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट। तो जो भी फिक्स्ड एसेट इन्होंने खरीदे, बेचे, डिस्पोज ऑफ करे, उस पर डेप्रिसिएशन, अगर डोनर ने दिया तो डोनर का लेटर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में टाइटल, ये जनरल पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या देखेंगे? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, उनको फिजिकली देख लो। आजकल फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, बट ठीक है, इनका पॉइंट है। प्लस अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल करी है तो अथॉरिटी के हिसाब से ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। फिर आता है कैश इन हैंड, उसको भी वेरीफाई कर सकते हो, और अगर कुछ इंप्रेस्ड बैलेंसेज है विद द एम्प्लॉइज उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हो विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर आता है बैंक बैलेंस। इसमें क्या देखना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके जो भी रिकंसाइलिंग अमाउंट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री में क्या आएगा? इन्वेंट्री इन हैंड और इसको लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस में कहता है जो भी प्रोजेक्ट के खर्चे करें वो डोनर और कंट्रीब्यूटर के हिसाब से होने चाहिए। जो भी उनकी कंडीशंस थी वो आपने मीट करी। प्लस अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर किया है तो आपने सामने वाले बंदे का टीडीएस काटा है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कटता है 194C में, और ये आपने टाइम से डिपॉजिट करा दिया। इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करो। और आखिरी में आता है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। यहां इन्होंने सारे खर्चे डाल दिए, ठीक है, जो जो खर्चे होते हैं, यानी इंप्लॉयज का पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा, ईएसआईसी का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, ये सब इसका पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी 5 से 6 पॉइंट जो आपको पसंद आते हैं इनको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो यहाँ पे एमटीपी मार्च 21 जो बहुत पुराना एमटीपी है, वहां पे इन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। आजकल इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी अगर आता है तो आप 5 से 6 कोई भी अपने पसंद के पॉइंट्स लिख सकते हो। डील डन डन सर। तो यहां आपका एनजीओ वाला पार्ट पूरा कवर हो जाता है। एक एमसीक्यू दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल में, आ जाओ वो भी कवर करते हैं। ये कहता है सेफ डेमोक्रेसी इज अ एनजीओ वर्किंग फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। वाओ, नाम ही सेफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। इट्स इंडियन काउंटर पार्ट, ये इसकी इंस्टीट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। तो कह रहा है जो इंडिया वाला है ना उसके पास फंड्स आए हैं फ्रॉम फ्लावर ट्रस्ट ऑफ यूएस। यूएस से पैसा आया है इंडियन एनजीओ के पास। तो क्या मैं बोल दूं फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया? हाँ सर। तो बताओ कौन सा एक्ट लगेगा? तो सिंपल सी बात है, FCRA 2010 लगेगा। और इसकी ऑडिट रिपोर्ट कब तक जमा करानी है ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो यहां आपका ऑडिट ऑफ एनजीओ गेट्स डन डनाडन डन। ये जो हमारा प्यारे प्यारे चार्ट्स हैं, ये जो हमारे प्यारे प्यारे चार्ट्स हैं, आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हियर योर एनजीओस की फुल रिवीजन विद कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरलिंकिंग डन डनाडन डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हम हेरा ही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।